So in this video, we will do the remaining question of cost of capital from Kaplan kit of F9. So question number up to I think 112 we did in the previous video. So for this video, we will start from the 130. Okay, so if the for a given level of an activity, firm ratio of variable cost to fixed cost were to fall, means वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन फिक्स कॉस्ट के मुकाबले कम है, मतलब फॉल हुआ है, इट मींस फिक्स कॉस्ट स्टिल ज्यादा है. एट द सेम टाइम इट्स रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी विल आल्सो फॉल, मतलब डेट इक्विटी के मुकाबले कम हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है. देन कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फर्म फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिस्क. ठीक है, and indicate by clicking in the relevant boxes whether the financial risks and operating risks would increase or decrease. तो फाइनेंशियल रिस्क हमारा क्या है? फाइनेंशियल रिस्क लाइक हमारा डेट कितना पोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर में, हायर द डेट हायर विल द फाइनेंशियल रिस्क. तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो फॉल हुआ है, मींस डेट कम हुआ होगा तभी तो फॉल हुआ होगा, या फिर इक्विटी इंक्रीज हुआ होगा तभी तो फॉल हुआ होगा. तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. सेम ऑपरेटिंग रिस्क का बात करें तो ऑपरेटिंग रिस्क हम लोग को ये बताता है कि व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट ए फर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन हैव ए वेरिएबल कॉस्ट rather than फिक्स्ड कॉस्ट. क्या मैंने उल्टा बोल दिया? आई थिंक ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग गियरिंग ये बताता है कि टू व्हाट एक्सटेंट फर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन हैव फिक्स्ड कॉस्ट rather than वेरिएबल. ठीक है, ये बिजनेस रिस्क को अफेक्ट करता है. तो जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उतना ज्यादा हमारा ऑपरेटिंग रिस्क होगा, ऑपरेटिंग गियरिंग होगा. यहाँ पे तो वेरिएबल कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, रेशियो तो बोल रहा है फॉल हुआ ना, तो फिक्स कॉस्ट तो ऑब्वियस ज्यादा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग रिस्क हमारा इंक्रीज होगा यहाँ पे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है what does this information indicate about the pricing of securities X, Y? Fill in the gaps in the segment below. The a secured required return can be predicted using the CAPM using the formula. ये कौन सा सिक्योरिटी का फॉर्मूला है? यूजिंग द कैपम. कैपम क्यों क्या बताता है? ये सिस्टमैटिक रिस्क को लाइक ये पोर्टफोलियो थ्योरी से बेस्ड है, जो एज्यूम करता है कि इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है. ठीक है, सो security X has a beta value of 1.6 and provide a return of 12%. And security Y has a beta value of 0.9 and provide a return of 13%. Security Z has beta value of 1.2 and provide a return of 13.2%. Security Z is correctly priced. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को अगर न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा. अब जेड के लिए बोल रहा है करेक्टली प्राइस्ड है, तो अगर हम कैपम का फॉर्मूला यूज करते हैं तो आर ई नहीं सॉरी के ई इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, ये होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा क्या है? 13.2%. ठीक है, रिस्क रिटर्न भी दिया हुआ है 6%, प्लस बीटा वैल्यू भी दिया हुआ है जेड का, मैं फोर जेड निकाल रही हूँ 1.2. ठीक है, इनटू करेंगे आर एम नहीं पता, वी विल फाइंड दैट, एंड माइनस आर एफ रिस्क रिटर्न विद 6%. ठीक है, तो ये मैं फोर जेड निकाल रही हूँ, फोर सिक्योरिटी जेड. तो हमारा कितना आ जाएगा? 13.2% माइनस 6% इक्वल टू 1.2 इंटू आर एम माइनस आर एफ. ठीक है, सॉरी आर एफ तो दिया हुआ है 6%. अब इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट आर एम 13.2% minus 6% divided by 1.2 plus 6%.
तो ये 12 आ रहा है RM। अब ये RM को हम लोग यूज करेंगे एक्स एंड वाई के लिए, वहां से कैलकुलेट करते हैं। फॉर सिक्योरिटी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला, ये ऊपर वाला ही, ठीक है। अब हम लोग के ही फाइंड करेंगे, बट यहाँ पे RF हम लोग को दिया हुआ है 6% प्लस बीटा इज ऑल्सो गिवन 1.6 एंड RM एंड RF को दोनों को एडजस्ट किया 6% यहाँ पे भी आ जाएगा। तो के कितना आ जाएगा, के इक्वल टू 6% प्लस 1.6 इंटू 6%, ठीक है। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा अब y के लिए भी निकालते हैं, फॉर सिक्योरिटी y, ठीक है, ये फॉर सिक्योरिटी y हो गया। तो ये फॉर्मूला विल बी सेम, सब चीज सेम होगा, ठीक है, बट द डिफरेंस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 6% तो रहेगा, इसका बीटा वैल्यू दूसरा है ना 0.9 है, 0.9 एंड RM12 इसका RF ये 6% ही रहेगा। तो के इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे बस ये 0.9, नहीं बहुत छोटा गया, ओके 11.4% है, फाइन। तो सॉरी, अब हम लोग को देखो के 11.4 है y के लिए एंड के x के लिए 15.6 है, पर क्वेश्चन 15.6 है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, एक दे रहा है 12 और एक दे रहा है 13। तो के अगर इतना लेके चलते तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, ओवर प्राइस। अब ये कैसे, वेट, इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, जस्ट वेट वेट मैं बताती हूँ। ओके, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अब ये के ही हमारा 15.6 है ना, तो सपोज ये सिक्योरिटी में आपको डिविडेंड दे रहा है, डी हमारा जो होता है, डी आपका 10 है सपोज, ठीक है, और हमारा फॉर्मूला है एक के इक्वल टू डी डिवाइड बाई एम वी विच इज शेयर प्राइस, एम वी मतलब, तो अब हमारा यहाँ पे एम वी इक्वल टू शेयर प्राइस इक्वल टू डी बाई के हो जाएगा, है ना। तो अब सपोज हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो के है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एम जी कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, डी हमारा 10 एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सपोज पहले जो निकाला उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो 64 आ रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए 10 डिवाइड बाई 12 है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12% मीन 0.83, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस कितना आ रहा है 83, और जो हम लोग ने के निकाला उसके अकॉर्डिंग प्राइस कितना आ रहा है 64, इसका मतलब प्राइस क्या हुआ है, ओवर प्राइस। ऐसे समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। अब सेम हम लोग वाई के लिए भी करते हैं, ठीक है, तो ये कॉपी कर लेती हूँ तीनों, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। तो नाउ अब हम लोग ये एम जी निकाले, डी कितना है हमारा 10 है सपोज, एंड हम लोग जो कैलकुलेट किए उसके अकॉर्डिंग निकाले के अकॉर्डिंग, तो हमारा डी कितना आएगा 87। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लाइक हम लोग को के 13%, तो हम लोग को 76 आ रहा है, तो 87 होना चाहिए बट 76 है, इतनी क्या ये अंडर प्राइस। अब ठीक है, अब समझ में आया होगा आप लोग को, ये लिख देती हूँ
एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के यहाँ पे भी, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब 115, what is the market value based gearing of the company defined as a prior charge capital divided by equity, ठीक है। अब हम लोग को ये सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, तो हम लोग को सिंपल गियरिंग का फॉर्मूला लगाना है। कॉपी करते हैं, आपके बुक में शायद क्वेश्चन नंबर ये 127 या 28 होगा मे बी। तो 115 करते हैं, ओके। तो हम लोग को गियरिंग फाइंड करना है। गियरिंग का फॉर्मूला क्या है, वी ऑल नो, है ना, डेप्थ बाय इक्विटी। क्वेश्चन में बोल दिया है, डिफाइन एज प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है। सो नाउ गियरिंग इक्वल टू हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि डेप्थ में क्या क्या लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्थ में देखो क्या क्या है। नॉन करेंट लायबिलिटी में बॉन्ड है, बैंक लोन है, और प्रेफरेंस शेयर भी लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को भी हम लोग एज ए लोन ट्रीट करते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा डेप्थ। और दूसरा चीज क्या बोला है क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। कभी नॉमिनल वैल्यू पे बोलेगा, कभी मार्केट वैल्यू पे, ध्यान देना है। तो गियरिंग कैलकुलेट करने से पहले हम लोग डेप्थ एंड इक्विटी कितना कितना मार्केट वैल्यू बेस्ड वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये डेप्थ के लिए कैलकुलेशन। तो फर्स्ट वी हैव ए बॉन्ड। बॉन्ड कितना है, इसका 4000 है। नॉमिनल वैल्यू विल ऑलवेज बी 100 फॉर द बॉन्ड, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। और इसका मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट पे कितना चल रहा है, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो हमको निकालना है ना। तो into the ordinary share have nominal value of 50 cents per share and are trading at 5 per share, ordinary share के लिए हो गया। Debt preferred share have nominal value of 1 per share, sorry, preference share have a nominal value of 1 per share and are trading at 80 cents per share. The bond have a nominal value of 100, क्वेश्चन में बोल दिया, नहीं भी बोला होता we assume it is 100 and are trading at 105 per bond, तो 105 पे ट्रेड कर रहा है। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, बॉन्ड के लिए। देन हमारे पास क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन एज इट इज लेंगे, इसमें कोई वो है, नॉन ट्रेडेबल होते हैं ये, तो 6200 ही लेंगे। अब प्रेफरेंस शेयर में शॉर्टकट लिखती हूँ पीएस। प्रेफरेंस शेयर कितना है, 2000, इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, 1, क्वेश्चन में बोल दिया है, एंड कितना पे चल रहा है, मतलब ट्रेडिंग एट 80 सेंट पर शेयर, 1600। उसके बाद टोटल करते हैं, टोटल आएगा हमारा, ठीक है, 12000। अब इक्विटी लेते हैं। इक्विटी में हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर लेंगे, रिजर्व नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू में क्या होता है, जो शेयर का प्राइस होता है ना, वो शेयर प्रीमियम वगैरह को इनकॉर्पोरेट करके रखा होता है। वैसे वी विल टेक, अब कितना हमारा प्लस शेयर कितना हमारा 8000 डिवाइडेड नॉमिनल वैल्यू 0.5, ये चीज ध्यान देना, हर वक्त 1 नहीं होगा नॉमिनल वैल्यू। और ट्रेंड कितना पे चल रहा है, 5 पे, तो 80,000। तो गियरिंग हमारा कितना हो जाएगा, डेप्थ डिवाइड बाई इक्विटी, एंड इसको परसेंटेज में बदल दो, कितना आएगा, 15%, ठीक है। Next question is, fill in the gaps in the statement below. Risks that cannot be diversified away can be described as, इसको सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। ये रिस्क को लोग डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, वेराज इन केस ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बिकॉज वो पोर्टफोलियो थ्योरी जो होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइक अगर एक ही कंपनी या फिर एक ही इंडस्ट्री के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्री, सो दैट कि एक कंपनी से अगर या फिर एक इंडस्ट्री से लॉस हो रहा है तो दूसरे से कंपनसेट हो जाएगा। तो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देता है ऐसे करने से। नेक्स्ट है, रिस्क दैट इंक्रीज एज ए कंपनी गियर्स अप इज डिस्क्राइब एज, कंपनी जितना ज्यादा गियर हो गई, मोर डेप्थ मोर विद द फाइनेंशियल रिस्क, है
company issue some irredeemable loan notes to finance a project that has the same risk as existing project. ठीक है, वो से मतलब ऑपरेटिंग रिस्क सेम है. The company operates in a tax-free environment under condition of profit capital market indicated by clicking the relevant box whether the following statements are true for the company. The cost of equity fall. अगर कंपनी लाइक कुछ लोन नोट इश्यू कर रही है, यहाँ पे लिखा है ऑल इक्विटी कंपनी इश्यू सम इरिडीमेबल लोन नोट, इन दैट केस हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा. ठीक है, क्योंकि लाइक इन्वेस्टर को तो रिस्क फेस होगा ना, लोन नोट इश्यू हुआ है तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं. उसके बाद कहता है द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल राइज. कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फॉल हो जाएगा. ये आपका मोडिग्लियानी थ्योरी पढ़ोगे ना, एमएनएम वाला, तो विथ नो टैक्स, उसमें ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो सॉरी वैट अनइफेक्टेड रहेगा बट आपका इक्विटी स्टार्ट हो जाएगा राइज, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहता है. तो दोनों स्टेटमेंट आपका फॉल्स है यहाँ पे. ओके Okay, so next question क्या है? Which two of the following are most likely to result in the company financial gearing being high? Financial gearing high मतलब आपका डेब्ट ज्यादा है. ठीक है, तो डेब्ट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? इस चार ऑप्शन में से वो रिजल्ट पूछता है. लो टैक्सेबल प्रॉफिट. अगर डेब्ट ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करोगे, इंटरेस्ट ज्यादा पे करोगे तो आपका लो टैक्सेबल प्रॉफिट. तो पीबीआईटी ज्यादा होगा. ये लो टैक्सेबल प्रॉफिट की बात कर रहा है. हाई होगा ना. नहीं नहीं, एक सेकेंड. हाँ, इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा ना आपको. अगर तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट की बात कर रहा है तो इट मीन्स आपका पीवीआईटी का बात करेगा. उसके बाद ही हम लोग टैक्स टैक्स स्टार्ट करते हैं ना, है ना. नेक्स्ट है हाई टैक्स रेट. ये ऑप्शन को फिर डिस्कस करेंगे. ए वाले को, बी वाला हाई टैक्स रेट. तो इसमें क्या होता है ना कि आपका टैक्स इंक्रीज होगा, टैक्स रेट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आपको जब पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे होगे उससे रिलीफ आपको ज्यादा मिलेगा. तो है कि नहीं. तो इसीलिए मतलब लाइक अगर क्वेश्चन है कह रहा है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन द कंपनी फाइनेंशियल गियरिंग बीइंग हाई. तो ऑब्वियसली हाई टैक्स रहेगा तो कंपनी सोचेगी मैं गियरिंग लूं. ठीक है, आई मीन डेप्थ ज्यादा लूं. डेप्थ ज्यादा लेगा तो क्या होगा? फाइनेंशियल गियरिंग हाई होगा. फाइनेंशियल गियरिंग हाई हुआ तो आपका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस पर टैक्स रिलीफ भी ज्यादा मिलेगा. तो ये तुम्हारा करेक्ट है. इनएक्सपेंसिव शेयर इशू कॉस्ट. और इनएक्सपेंसिव रहता है तो शेयर इक्विटी लेता है, डेब्ट क्यों लेता? ये ऑब्वियसली नहीं है. दी इंटेंजिबल एसेट बीइंग ए लो प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट. अगर इंटेंजिबल एसेट लो प्रोपोर्शन टोटल कॉस्ट में, इतनी हमारा टेंजिबल ज्यादा है, तो टेंजिबल ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे? लोन ज्यादा लेंगे एज ए कोलैटरल यूज करने के लिए. तो ज्यादा टेंजिबल एसेट रहेगा ना, तो बी और डी रह जाता है. और ए को इस सेंस में आप कंसिडर कर सकते हो. लो टैक्सेबल प्रॉफिट आपको पीवीआईटी क्यों कह रहा है? अगर लो रहेगा तो आप जितना भी डेप्ट ले लो जो आपका इंटरेस्ट पे टैक्स रिलीफ मिल रहा होगा वो तो नहीं मिलेगा ना आपको. तो दैट्स व्हाई इसीलिए ए नहीं हुआ. अब ठीक है, आपको समझ में आया. ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका? कंपेयर टू ऑर्डिनरी secured loan note, which of the following element is true when considering convertible secured loan note? ऑर्डिनरी secured loan मतलब आपका लाइक एक तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा बिकॉज लॉन्ग टर्म है, तो रिस्क ज्यादा होता है लाइक अनपेमेंट का या फिर जो रीपेमेंट का रिस्क ज्यादा होता है, तो इसलिए हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. दूसरा ये सिक्योर होता है इन द सेंस जो हमारा करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट,
उसको एज ए कोलैटरल यूज करके सिक्योर किया जा सकता है। अगर इसको कन्वर्टेबल में इश्यू करोगे तो उसका कूपन रेट लोअर होगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट लोअर होगा, एंड ये एक ऑप्शन रहेगा कि आपको या फिर कैश ले सकते हो या फिर लास्ट में आपको एज इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो likely to be more expensive to a service because of their equity component, likely to be more expensive। एक सेकेंड है। ऑब्वियसली अब देखो, कन्वर्टेबल सिक्योर लोन जो होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव हो, क्योंकि मैंने बोला ना उसका कूपन रेट लोअर होता है ना, और रिस्क भी कम होगा एज कम्पेयर टू सिक्योर लोन नोट। तो वो लेस एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ऑफ द इक्विटी इसमें कंपोनेंट इन्वॉल्व होने से, नॉट मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, बाकी का 4 ऑप्शन पर आई थिंक वैसे वैसे ये फर्स्ट टू तो वैसे सिमिलर हो गया, तो बी तो आंसर है। उसके बाद क्या, लाइकली टू बी मोर एक्सपेंसिव टू सर्विस बिकॉज कन्वर्टिंग टू इक्विटी रिक्वायर्स द होल्डर टू मेक एडिशनल पेमेंट। उसमें ऑप्शन होता है होल्डर के पास, आइदर वो इक्विटी में चूज कर ले या फिर पेमेंट ले ले। तो लेस एक्सपेंसिव है इन द सेंस ऑफ द लेस लो कूपन रेट। ठीक है, तो ये सारा वैसे वैसे ऑप्शन है, एक बार पढ़ लेना है इसको। 120 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन ऑफ मॉडिग्लानी एंड मिलर ऑन द रिलीवेंस डिविडेंड पॉलिसी। आप एक बार ये थ्योरी पढ़ना, मॉडिग्लानी एंड मिलर ऑन द रिलीवेंस डिविडेंड पॉलिसी वाला थ्योरी पे। शेयर होल्डर इन एनी टाइप ऑफ द मार्केट आर, जस्ट बेटा ओके। तो फॉर क्वेश्चन क्या है, शेयर होल्डर इन एनी टाइप ऑफ मार्केट आर indifferent between the receiving the dividend income and capital gain। तो सबसे पहले आपका मैं मॉडिग्लानी एंड मिलर का जो रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी वो बताती हूँ। इसमें लिखता है कि अगर डिविडेंड पॉलिसी में अगर चेंज होती है ना, तो बेसिकली एडवर्स इफेक्ट होते हैं शेयर होल्डर के वेल्थ पे। ठीक है, एक लाइक बैड डिविडेंड सिग्नलिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि वो बैड न्यूज शेयर होल्डर को जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा शेयर दिया तो गुड न्यूज आता है ना, लाइक कि हाँ अच्छा कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देता है, इस टाइप से। या फिर आप ये कह सकते हो लाइक जो लाइक शेयर होल्डर डिविडेंड को एज ए इनकम कंसिडर करते हैं, उनके लिए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये बेसिकली लाइक डिविडेंड पॉलिसी चेंज होने से इम्पैक्ट पड़ता है शेयर होल्डर को वेल्थ पे, ये कहता है ये थ्योरी। तो shareholder in any type of market are indifferent between the receiving dividend income and capital gain। ये थ्योरी का जंक्शन है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये जंक्शन पे बेस्ड है, यहाँ पे एनी टाइप ऑफ मार्केट लिखा है, तो ये तो बेसिक नहीं कह सकते। इंक्रीज इन रिटेंशन रिजल्ट इन द हायर ग्रोथ रेट, ये तो गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग था, गॉर्डन ही मॉडल था शायद। लेट मी चेक द नेम। हाँ वो गॉर्डन ही मॉडल था, मुझे लगा। एक बार देख लेना आप, बट ये मॉडिग्लानी मिलर का ये नहीं है। Discounting the dividend is not appropriate way to value the firm equity। ये आपका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का है, नॉट द मॉडिग्लानी मिलर का, तो ये तो वैसे गलत है। बट ये लास्ट वापस सही है। वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी इज डिटरमाइंड सोनली बाय द फर्म इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
company is going to take on project using mix of equity and debt finance in economic where the corporation tax rate is 30%. Assuming profit market other than tax, which is the following statement is true about the project if low levels of debt are introduced in the company's capital structure. Just wait. It is the following true about the project and this is in the capital. अगर कैपिटल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, तो आपको लाइक इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, पहले बाकी का कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ. If a company that currently pay its workforce on piece rate system were to automate its production line, which of the following response would it expect of operating gearing? तो अगर कंपनी लाइक ऑटोमेट इस प्रोडक्शन लाइन करेगा तो इसमें वो मशीन वगैरह मतलब थप आई मीन इंक्रीज कर रहा है ना, नॉन कंडक्टेड वगैरह, इससे क्या होगा, हमारा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा ऑपरेटिंग गेयरिंग क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इफ अ geared company asset beta is used in the CAPM formula, what will RI represent? तो जो हम लोग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, अगर लाइक ऑपरेटिंग जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क जो इन्वेस्टिंग कंपनियों से डिफरेंट है, इन दैट केस हम लोग ये आपको लाइक गेयर्ड अनगियर्ड का कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग. तो ये बोल रहा है कि इफ गेयर्ड कंपनी एसेट बिटा इज यूज इन द कैपम फॉर्मूला, तो हम लोग एसेट बिटा मतलब जो प्रॉक्सी कंपनी का बात कर रहा है, नहीं, इफ गेयर्ड कंपनी एसेट बिटा इज कैपम फॉर्मूला व्हाट विल आरआई रिप्रेजेंट. हाँ, तो ये अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है. जब अगर हम लोग इक्विटी बिटा यूज करेंगे तो उस टाइम वो गियर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल गियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे तो एसेट बिटा यूज कर रहे हैं तो वो अनगियर्ड होगा, अगर इक्विटी बिटा होगा इन दैट केस वो गियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये कैपिटल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो तो नॉट बोल रहा है, तो ए ऑप्शन इसका ले लिए. बाकी ये आरएम हो गया, ये आरएफ हो गया, ये बिटा हो गया, ये हमारा फॉर्मूला में रहता ही है. विच इज द फॉलोइंग रेशियो यूज्ड टू मेजर द कंपनी लिक्विडिटी. आई गेस ये सबको पता होगा, करेंट रेशियो होगा. इंटरेस्ट कवर तो आपका फाइनेंशियल रिस्क देखता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड आरओसी आपका प्रॉफिटेबिलिटी देखता है ना. Fill the gap statement below. If a company would like a current ratio to, it would dash current asset by 100 and dash current liability by 50. अब इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट आपको अभी चाहिए, आपको पहले चाहिए करंट एसेट कितना है. ठीक है, तो पहले हम लोग करंट एसेट निकालते हैं. करंट एसेट हमारा कितना हो जाएगा, हमको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. वर्किंग कैपिटल हमारा 200 है, करंट एसेट हम लोग को फाइंड आउट करना है, करंट लायबिलिटी इज 300. इससे हमारा करंट एसेट क्या हो जाएगा, 500. तो हमारा करंट एसेट अभी सॉरी करंट रेशियो हमारा कितना है, करंट रेशियो हमारा हो जाएगा 500 करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी विच इज 300. अब 1.67 से हम लोग को 2 ले जाना, मतलब इंक्रीज करना है. इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करने के लिए हम लोग एसेट में अगर ऐड कर देंगे 100 तब भी इंक्रीज होगा, या फिर लायबिलिटी में 50 से डिक्रीज करो तब भी ये 2 तक पहुंच जाएगा. ऐसे देखो ना आप ये चीज को, अगर लाइक सी आर इक्वल टू करंट एसेट इक्वल टू 500 बाई 200 सॉरी 300 है ना. तो अगर आप नहीं 200 है, अगर आप लाइक करंट एसेट को 100 से इंक्रीज कर दोगे, मैं क्या कर रही हूँ 300 है. ओके हाँ, तो करंट एसेट को 100 से इंक्रीज कर दोगे तो वो 600 हो जाएगा और नीचे का 300 रहेगा तो 2 ऐसे आएगा.
या फिर आप करंट लायबिलिटी को 50 से रिड्यूस कर दो तो आपका 250 आ जाएगा नीचे एंड 500 ऊपर, तो 2 आपका करंट रेशियो आएगा। ठीक है। Okay, so 127. In relation to present share or as a source of capital for a company, fill in the gaps below to complete the sentence. Preference shares are form of, ये आपका इक्विटी कैपिटल ही है बट हम लोग उसको ट्रेड करते हैं लोन की तरह। So it is a form of equity capital which carry dash risk from the company point of view than ordinary share। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लो रिस्क क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से लो रिस्क है ना, बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाई रिस्क है क्योंकि आपको फिक्स कैपिटल पे करना होता है अगर लोन के साथ ट्रेड करते हैं तो ये हायर रिस्क फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिविडेंड कवर रेशियो ए मेजर ऑफ। डिविडेंड कवर रेशियो क्या मेजर करता है? डिविडेंड कवर हमारा लाइक अर्निंग डिवाइडेड बाय डिविडेंड, इसका फॉर्मूला। अर्निंग मतलब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर के लिए जो अर्निंग है। तो हाउ मेनी टाइम्स कंपनी अर्निंग कुड पे डिविडेंड, ऑब्वियसली यही बताता है ना कि कंपनी का अर्निंग लाइक डिविडेंड कितना पे करिए अर्निंग के मुकाबले, है ना। तो आपका जो बी वाला है ना, इंटरेस्ट ऑफ कूपन रेट एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, ये इंटरेस्ट इल्ड को डिफाइन कर रही है। ठीक है। तो डेप्ट होल्डर के लिए होता है बेसिकली। ये डिविडेंड कवर रेशियो नहीं हुआ। रिटर्न टू इन्वेस्टर बाय टेकिंग अबाउट ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल ग्रोथ, ये शेयर होल्डर का टोटल रिटर्न रेशियो जो आप लोग देखे होंगे, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न दे उसको डिस्क्राइब कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका लाइक आपका शेयर का प्राइस अभी करंटली वाला एन ईयर से वो मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना था उसका डिफरेंस मतलब कैपिटल गेन एंड जो डिविडेंड दिया है वो डिवाइड बाय शेयर प्राइस आपका जो स्टार्ट पे था। आप फॉर्मूला देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो हाउ मच ऑफ द ओवरऑल डिविडेंड पे आउट द इंडिविजुअल शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू, ये आपका डिविडेंड पर शेयर का रेशियो को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। एक सेकंड मेरा कॉल आ रहा है। ओके सो सॉरी मेरा कॉल आ गया था। हम लोग कहाँ थे? अच्छा ये क्वेश्चन तो बाकी है, इसको बता ही देती हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ वो सोच रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बेसिकली क्या कह रहा है, कंपनी इज गोइंग टू टेक ए प्रोजेक्ट यूजिंग मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंस। ठीक है। इन इकोनॉमिक वेयर द कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इज 30%, assuming profits market other than the tax, which of the following statement is true about the project if low level of debt are introduced in the company capital structure। तो बेसिकली बीई और बीई क्या है पहले बताती हूँ। बीई मतलब इक्विटी बिट्टा। इक्विटी बिट्टा जो होती है ना कम, ये बिट्टा तो आपको पता है कि सिस्टमैटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं, बट इक्विटी बिट्टा जो होती है आपका सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ बिजनेस एरिया एज वेल एज कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब आपका ये ऑपरेटिंग गेयरिंग रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क दोनों को मतलब ये रिफ्लेक्ट करती है। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग रिस्क है इन दैट केस इसको हम लोग कहेंगे एसेट बिटा, जिसको बीए कहते हैं। तो आपका बी हमें ऑलवेज कह सकते हो आप, ये ग्रेटर होगा बीए से। ठीक है। मतलब इक्विटी बिटा आपका ग्रेटर होगा एसेट बिटा से। ठीक है। क्योंकि इक्विटी बिटा में तो आपका दोनों फाइनेंशियल रिस्क एज वेल एज ऑपरेटिंग रिस्क कवर हुई है और बिटा एसेट में सिर्फ आपका ऑपरेटिंग रिस्क है। तो इस तरह पता चल गया बी ई बी मतलब बिटा इक्विटी बिटा इज ग्रेटर देन
ऐसे भी होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा बी और डी इलिमिनेट हो जाएगा, बच गया अब ए एंड सी। अब वैक की बात करिए, ग्रेटर है कि लोअर। आपने मोडिक लाइन एम का दोनों ट्रेडिशनल या फिर विद टैक्स थ्योरी पढ़ा ही होगा। उसमें बोला गया है अगर लो लेवल ऑफ डेप्थ होती है ना, then वो लाइक रिस्क, जो रिस्क परसीव करती है वो लाइक मतलब अंतिम होता है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज होता है, बट जो आपका लो लेवल ऑफ डेप्थ के कारण ना, वो आपका वैक जो क्या होता है ओवरऑल वो ज्यादा मतलब बेनिफिट होता है लो लेवल डेप्थ का। तो डेप्थ का बेनिफिट ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होने से, तो इसीलिए क्या होता है हमारा वैक जो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये वैक हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से लोअर होगा, ठीक है। तो अब ये लोअर होगा तो इट मीन आपका बच गया ऑप्शन ए, ठीक है। एक बार कोशिश करना आप लोग समझने का, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्लीज, ठीक है। फिर हम लोग कहाँ कर रहे थे क्वेश्चन, ये कर दिया था आई थिंक, ये था शायद की, हाँ। इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म लीज विच टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। ए लीज एग्रीमेंट कैनोट बी कैंसिल। अब इसको एक पल के लिए अब यही छोड़ते हैं, मैं इसको लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी ऑप्शन को पहले एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। Okay. Many leads can be offered in a sequence to cover the whole of useful life of the asset. Many leads can be covered in a sequence to cover the whole life of the asset. Not many कह सकते हैं, मतलब like one lead हो सकता है, many तो नहीं होगा, तो obviously ये wrong है। Leaser retain the risk and reward of ownership. आई थिंक इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म ये रिटेन नहीं करता है लेजर, तो सी गलत है हमारा। एंड लेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑब्वियसली फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ये तो करेक्ट है। अब देखो बी और सी नहीं होगा तो बच गया हमारे पास ऑप्शन ए, इसीलिए आंसर ए एंड डी है। बट अकॉर्डिंग टू मी आप बुक में देखोगे ना तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, लिखा हुआ है बुक में, तो ऑप्शन ए मतलब like, और बाकी ऑप्शन रॉन्ग होने की वजह से इसको आई थिंक इसीलिए ए एंड डी को चूज किया है, बट लीज कैंसिल कर सकते बुक में, मैंने देखा था लिखा था कहीं पे, ठीक है। ओके सो 130 इन रिलेशन टू ए irredeemable security paying a fixed rate of interest, which of the following statement is correct? Irredeemable security paying a fixed rate of interest, which of the following statement is correct? अब irredeemable सिक्योरिटी जो होती है उससे तो कैपिटल रिडिम्पशन तो होता नहीं है कि नहीं? तो इंटरेस्ट परपेचुइटी में पे होते रहता है। As the risk rises, the market value of security will fall, and to ensure the investor receive an increased yield. अगर रिस्क राइज होगा तो इट मीन हाई रिटर्न को मांगेंगे, हाई रिटर्न के लिए उस सिक्योरिटी का प्राइस भी फॉल होगा। ये कैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो कि अब रिटर्न इसका बुक में कितना था इसका, एक मिनट यहीं पे लिखा हुआ था कितना परसेंट है, 12%, यहाँ पे 12% लिखती है, बुक के अकॉर्डिंग था इसका 12%, इसका कितना था 13 था, 13%। अब सपोज कि रिस्क राइज हो गया, ठीक है, इसी क्वेश्चन में, तो अब रिटर्न भी ज्यादा खोजेंगे, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो अब 12% से मान लो 13.6% चले गए। तो अब देखो 12 से 15.6% जाने पे क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, सेम केस यहाँ पे भी देख सकते हो, अब मान लो 13% मान लेंगे तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी भी फॉर्मूला में बेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए राइट है हमारा। एज द रिस्क राइजेस द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विल फॉल टू इंश्योर दैट इन्वेस्टर रिसीव द इंक्रीज्ड यील्ड, ठीक है। बाकी का ऑप्शन भी वैसे वैसे सिमिलर है, आप एक बार पढ़ लेना, बट ये कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, आप इसको समझ जाओगे तो अच्छे से समझ जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका, ड्रूमलिंग कंपनी हैज 5 million of 0.50 nominal value ordinary shares in issue. It recently announced one for right issue at 6%. Its share price on the announcement of right issue was 8%. What is the theoretical value of right for existing share? तो
अब यहाँ पे आपने TERP कैलकुलेट किया होगा, क्वेश्चन आस्किंग द वैल्यू ऑफ राइट फॉर एग्जिस्टिंग शेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कितना नंबर है ये 131। तो मैं इसको ना लाइक जैसे मैंने FR में किया था वैसे समझाती हूँ, ठीक है। ये बिफोर राइट इश्यू एंड ये आफ्टर राइट इश्यू। तो आपका बिफोर राइट इश्यू 4 शेयर था, अब इसको 1 कर दिया, ठीक है। ये शेयर हो गया। और इसका मार्केट प्राइस वैल्यू जो भी है कितना है, कितना था पहले वाले का 8, अब इसको 6 में मिल रहा है। तो टोटल करो मल्टीप्लाई करके दोनों का, लाइक दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, ये करने पे हमारा टोटल कितना आएगा, ओके 38। ये कितना आया, तो ये अब TERP कितना आ जाएगा, TERP हमारा आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है 7.6। तो अब TERP के अकॉर्डिंग उसका प्राइस 7.6 था, बट कितना में आया वो राइट इशू, वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.6 माइनस 6 में दिया ना, तो ये 1.6 इसका वैल्यू ऑफ शेयर हो गया। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है वैल्यू ऑफ राइट फॉर एग्जिस्टिंग शेयर का पूछ रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ शेयर की लिख दिया मैंने, वैल्यू ऑफ राइट लिखा था। अब वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, वैल्यू ऑफ राइट पर न्यू शेयर बोलता है तो 1.6 होता है, बट ये एग्जिस्टिंग शेयर पूछ रहा है तो ये 1.6 को एग्जिस्टिंग शेयर कितना 4 के बराबर 1 दिया है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ राइट फॉर एग्जिस्टिंग शेयर। अगर न्यू शेयर बोला होता लाइक तो अभी हम लोग 1.6 पे क्लिक करते, ठीक है। ओके, सो 132 क्या है, small and medium sized entity can have a difficulty raising finance due to the maturity gap, which is the following is best explanation of the maturity gap. अब ऐसा होता है ना लाइक कि ऐसे नहीं होते ना, उनको फंड राइज करने में डिफिकल्टी होता है एज कम्पेयर टू जो मतलब अच्छे खासे कंपनी होते हैं ना, तो इसको हम लोग फंडिंग गैप कहते हैं। अगर लाइक एक दूसरा चीज क्या होता है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म में जो फंड राइज करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लोग एसेट वगैरह कोलैटरल रख के ले लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो डिफिकल्टी उसको 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 कहते हैं हम लोग मैच्योरिटी गैप, ठीक है। तो लैक ऑफ अवेलेबल फंड फ्रॉम द शेयर होल्डर, ये आपको किसको डिफाइन कर रहा है, फंडिंग है ना, फंडिंग गैप को। इसके बाद क्या, वेंचर कैपिटलिस्ट नीड टू एग्जीक्यूट फॉर द इन्वेस्टमेंट विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये मैंने कहीं देखा था, ये किसके लिए था, ये फंडिंग गैप के लिए था कि लाइक फंड मतलब एक, इसको बुक में देखना पड़ेगा, बट ये फंडिंग गैप में एक्सप्लेन किया हुआ था बुक में, एक बार आप भी देखना इसको। The business fund is difficult to obtain short-term funding, but easier to obtain long-term funding secured against its non-current assets. जो मैंने अभी बताया maturity gap का, तो C obviously इसका right answer है। The lack of business history makes borrowing more risky for lender, वही जो funding gap को explain कर रहा है बाकी चीज। B वाला भी आई थिंक मैंने funding gap के पैराग्राफ में इस पॉइंट को पढ़ा था, आप भी एक बार देखना इसको, ठीक है। तो व्हाट इज थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस पर शेयर, ये तो आप कर लोगे, एक बार ट्राई करना, ठीक है। आपको ईपीएस दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया, यहाँ से आपको करंट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। एंड 10% डिस्काउंट भी है राइट इश्यू का, तो यहाँ से आप सेम इसी के तरीके से करोगे तो आपको आ जाएगा, ट्राई करो एक बार आप, ठीक है, खुद से। Small and medium-sized entities have restricted access to capital market. The difference between the finance required to operate SME and the amount obtained is known as a, अभी बताया मैंने, फंडिंग गैप को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न, जो मैंने अभी कोई क्वेश्चन में डिस्कस करने से पहले मैंने बोला था, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न को एक्सप्लेन कर रही है ये स्टेटमेंट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर इज 135। तो टोटल शेयर होल्डर रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, आप यहाँ पे देखो, जो आपका क्या बोलते हैं शेयर प्राइस करंट ईयर का एट द इन द 2 कितना है 3 प्लस
एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर विच इज फिर माइनस होगा 2.50। इन दोनों को डिफरेंस को बोलेंगे कैपिटल गेन। कभी कभी क्वेश्चन में वो भी दिया रहता है। डिविडेंड कितना रिसीव किया आपने 0.15। ठीक है, अब इन सब को डिवाइड कर देंगे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर प्राइस से विच इज इन आवर केस इज 2.50। तो कितना आ जाएगा 26। इसको परसेंटेज में बदल दो 26%। ठीक है, so next क्या, what is the cost of equity of car company? Car company has announced that it will pay annual dividend equal to 55% of the earning. Its earning per share is 0.80. It has 10 million share in issue and the return on equity of car company is 20% and the current cum dividend share price is 4.60. Okay, तो cost of equity find करना है। उससे पहले हम लोग को अर्निंग फाइंड करना होगा, उसके थ्रू पता चलेगा हम लोग को डिविडेंड। ठीक है, एंड देन डिविडेंड के बाद बताती हूँ कैसे करना है आपको। सो नाउ दूसरा आपको यहाँ पे एक और चीज फाइंड करना होगा, ग्रोथ रेट। तो पहले अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, ईपीएस कितना है हमारा 0.80। ठीक है, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, शेयर इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 0.8। अब हम लोग को नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है तो अर्निंग कितना आ जाएगा, अर्निंग इक्वल टू 0.80 इंटू नंबर ऑफ शेयर इज 10 मिलियन। तो मैं 10 मिलियन रखती हूँ, या फिर मिलियन एम डाल देती हूँ छोटा सा। ओके, 8 मिलियन अर्निंग। सो नाउ अर्निंग आया तो हमारा डिविडेंड कितना हो जाएगा, डिविडेंड इसका 55% बोला है ना, कंप्लीट डिविडेंड पे करिए तो 4.4 आ जाएगा हमारा डिविडेंड। अब बात करते हैं ग्रोथ, इसमें ग्रोथ भी हुआ है। ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने एक और चीज बोला था गोल्डन मॉडल किसी क्वेश्चन में है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए बी इंटू आर। आर मतलब हमारा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 20%, आर मतलब, और बी मतलब हम लोग कितना रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड देने के बाद, और 55% ऑफ द अर्निंग वो डिविडेंड पे कर रहा है, इट मीन 45% वो क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। तो बी इंटू आर, तो बी हमारा 45% कितना परसेंट रिटेन किया, एंड आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रहा है कंपनी 20%। तो हमारा ग्रोथ हो जाएगा 9% से। अब हमारा फॉर्मूला क्या है के फाइंड आउट करने का, और दूसरा एक और चीज के फाइंड करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, ये लिख देती पहले, उसके बाद बताती हूँ। के इक्वल टू D1 डिवाइड बाई पी ओ प्लस जी। अब D1 मतलब होता है आपका, मैं यहाँ पे लिखती हूँ D1 1 इक्वल टू D0 1 प्लस जी। ठीक है अब ये जो पीओ है ना, पीओ नीचे, ये हम लोग एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है, कम डिविडेंड शेयर प्राइस। तो इस कम डिविडेंड शेयर प्राइस में से अगर हम लोग डिविडेंड जो 4.4 है वो माइनस कर दे तो हमारा एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो D0 डिविडेंड कितना है 4.4। ठीक है, इनटू ग्रोथ कितना है 1 प्लस जी करेंगे, मतलब 9% हमारा ग्रोथ है, इट मीन 1.09। ठीक है, ओके, तो 1.0 में हमारा क्या हो जाएगा ग्रोथ, इसको डिवाइड करेंगे एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस, वो कितना है हमारा 4.60 माइनस 4.4 कर देंगे तो हमारा एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस आ जाएगा, एंड इसको प्लस कर देंगे, ग्रोथ रेट कितना है हमारा 9% है। कुछ तो गड़बड़ किया। ओके, तो हमारा कितना था
ओके, तो हम लोग को जो अर्निंग दिया हुआ है, ये अर्निंग पर शेयर 0.80 है, ठीक है। तो हम लोग को डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए, जो डिविडेंड ओवरऑल हो गया ना, तो डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए इसको डिवाइड बाई 10 मिलियन जो हमारा है, तो ये हो जाएगा 0.44, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर लेंगे, तो 0.44 एंड 1 + b करोगे इट मीन्स 1.09 डिवाइड बाई हम लोग अब वो एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस लेना होगा 4.60 4.60 माइनस हम लोग ये 0.44 कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज इनटू 9% जो हमारा ग्रोथ रेट है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं, कितने कहीं गड़बड़ किया मैंने फिर से। ये 0.44 है, ठीक है, एंड C8 0 पॉइंट मैं इंडिविजुअली कर लेती हूँ, इससे अच्छा होगा। ओके, तो D1 निकालते हैं। D1 के लिए हमारा D0 कितना है, D0 ये दिया हुआ है इंटू 1 + 9%, ठीक है। और फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस 4.60 माइनस 0.44, 4.60 भी आ गया ये, चलो। अब के को अप्लाई करते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, आया ना, कुछ गड़बड़ कर दी परसेंटेज डालो 21, ठीक है, ओके। What is the operational gearing measured as contribution divided PBIT of CHAM company to one decade? ये तो quite easy, I think you can do it, है ना। कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे, आई थिंक। अब जैसे बोला हुआ है 70% द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। एंड पीबीआईटी इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, क्वाइट इजी, यू कैन डू इट, है ना। सो खत्म। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू सेक्शन बी क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना, ओके। सो थैंक यू सो मच।